गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के चैप्टर में जो हमने पढ़ा था उससे आगे के बारे में, जो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो बनाते हैं हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स करने से। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूट है ये मिक्स हो रहा है सॉल्वेंट में, तो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड कैसे करेंगे और इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेंगे, तो वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की। हालांकि हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, गैसेस की सॉल्युबिलिटी और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है बेसिकली? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम अमाउंट होगा सॉल्यूट का, वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगा वो, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो अगर हम इसे स्पेसिफाई कर दें कि अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जो सॉलिड या सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं और वो मिल करके एक सैचुरेट सॉल्यूशन बना रहा है, तो हम इस टर्म को कहेंगे कि ये सॉल्यूट की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। तो यहाँ पर हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमने समझ लिया कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। अब सॉलिड को अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन करने पर आपके दो तरह के सॉल्यूशन प्रिपेयर हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन में हो सकता है सैचुरेटेड और दूसरा हो सकता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर आप ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर आप और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की इन लिक्विड के अंदर, कि हम सॉल्यूशन को कैसे बना सकते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर होंगे जो सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करेंगे, तो हम फैक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में जो पहला फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सॉल्यूट होगा जब वो सॉल्वेंट में मिक्स होगा तो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके आपका एक सॉल्यूशन तभी बनाएंगे जब सॉल्यूट आपका जिस नेचर का होगा उसी नेचर का आपका सॉल्वेंट होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन आनी चाहिए। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करने चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन बन सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका सॉल्यूट पोलर हो, सॉल्वेंट पोलर हो, या सॉल्यूट आपका नॉन पोलर हो और सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर हो। लेकिन अगर दोनों में से इन दोनों सिचुएशंस के अंदर आपका सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है, लेकिन अगर आपका एक पोलर हो जाए और दूसरा आपका नॉन पोलर हो जाए, तो इस केस में आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इससे हम इस सिचुएशन से हमें पता लगता है कि यहाँ पर लाइक डिसॉल्व लाइक वाला थंब रूल फॉलो हो रहा है। लाइक डिसॉल्व लाइक थंब रूल एक जैसे को डिसॉल्व कर लेता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? बोथ के सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, कि वो अगर पोलर है तो पोलर ही होंगे और अगर नॉन पोलर हो तो नॉन पोलर ही रहना चाहिए आपका सॉल्वेंट भी। नाउ द सेकंड इफेक्ट और सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज टेम्परेचर। एज वी नो दैट सॉल्यूट जब सॉल्वेंट से मिलेगा, ये सॉल्वेंट से जब मिलेगा तो हमारा क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। ये जब सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन आपकी तीन कैटेगरी में डिसाइड होगा, कि आपका टेम्परेचर के बेस पे जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आप मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, एक्सोथर्मिक हुई, या फिर रिएक्शन ने इर्रेगुलर वेरिएशन शो किया। इर्रेगुलर वेरिएशन। ठीक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो ठंडा हो जाएगा, सॉल्यूशन कूल हो जाएगा। जबकि एक्सोथर्मिक के अंदर जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कैसा हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका सॉल्यूशन पहले ठंडा होगा या गर्म होगा, बट इन दो सिचुएशन में हम डिसाइड कर सकते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो फेवर करती है टेम्परेचर, फेवर बाय टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होगी।
जबकि एक्सोथर्मिक जो होता है वो टेम्परेचर को फेवर नहीं करता। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो होगी सॉल्यूट वो डिक्रीज करेगी। सिमिलरली इरेगुलर वेरिएशन में क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए एंड देन डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर इरेगुलर वेरिएशन रहेगा, जैसा कि हम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सॉल्युबिलिटी को वाई एक्सिस, जबकि एक्स एक्सिस आपकी रिप्रेजेंट कर रही है टेम्परेचर को। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सोडियम साल्ट की सॉल्युबिलिटी है पहले बढ़ती है, फिर उसके बाद घटनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम फेरस सल्फेट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ रही है, फिर उसके बाद घट रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका चेंज आ रहा है, सॉलिबिलिटी बढ़ते हुए से घट रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को हम कहेंगे ट्रांजिशन पॉइंट। क्लियर रहेगी बात, इसको हम ट्रांजिशन पॉइंट कहेंगे। नाउ अगर हम प्रेशर की बात करें, तो अगर हम प्रेशर की बात करें सॉलिड पर, तो प्रेशर का तीसरा फैक्टर जो है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑन सॉलिड। सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का। चलिए, ये तो बात हो गई सॉलिड की, जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड था। नाउ अब हम बात करते हैं गैसेस की सॉल्युबिलिटी की। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब सेम रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेट सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब जैसा कि यहाँ फिगर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये है आपका गैस और ये है आपका लिक्विड। ठीक है, तो गैस और लिक्विड को अगर हम देखें तो यहाँ पर गैस कम है तो प्रेशर लगा करके ये अपना डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं गैस इंक्रीज कर दूं तो इसी के हिसाब से इसकी जो अंदर सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब इसकी गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को कंसीडर करूं, दिस इज आवर सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन में मुझे पता चलेगा कि इसमें अराउंड इतना पार्ट, दिस पार्ट इज कैप्चर्ड बाय gas molecule which is known as mole fraction of gas। इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगी उसे ही हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब जैसे ही हम गैस को ज़्यादा डिसॉल्व करेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन होगा, यानी जो सॉल्युबिलिटी होगी, वो आपकी मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इसके ऊपर डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। अब ये सेम वही है जो आपने सॉलिड में पढ़ा है कि अगर आपकी गैस पोलर है तो इसको कैसा सॉल्वेंट चाहिए होगा, पोलर सॉल्वेंट। अगर आपका नॉन पोलर है तो आपको सॉल्वेंट कैसा चाहिए होगा, नॉन पोलर। ये सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं होता हमें। सेम इंटरेक्शन है, इसमें 5 तरह के इंटरेक्शन पॉसिबल है, आयनिक, कोवलेंट, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड वैन डर वाल। तो पहला तो हो गया हमारा नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्योंकि हमारी HCl गैस कैसी है, पोलर है, और सॉल्वेंट कैसा है हमारा, ये भी पोलर है, तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि गैस डिसॉल्व हो सकती है। तो पहला फैक्टर हमें डिसाइड होता है कि नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। नाउ व्हाट इज द सेकंड फैक्टर, सेम टेम्परेचर, जैसा हमने सॉलिड के केस में पढ़ा है। तो टेम्परेचर के केस में हमारा क्या होगा, टेम्परेचर के केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी सॉल्यूशन में जिसमें गैस डिसॉल्व है, यहाँ पर गैस डिसॉल्व स्टेट में है, जब हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी। इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इवेपोरेट करेंगे, यानी कि एस्केप करेंगे।
सॉल्यूशन को। दैट मीन्स सॉलिबिलिटी यहाँ पर किस हिसाब से फिर डिक्रीज होने लगेगी। सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। ये हो गया दूसरा फैक्टर। नाउ थर्ड फैक्टर जिस जो है हमारा प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये एक स्मॉल वेट है, ये एक लार्जर वेट है। जब हम स्मॉल वेट को रख रहे थे तो गैस जो है अपना प्रेशर लगा करके इसमें डिसॉल्व होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इस चीज़ को फर्स्ट स्टडी किया हेनरी ने, और इन्होंने क्या कहा कि अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, ये प्रेशर लगा रहा होगा मीट अपना, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व होने लगेंगे। तो इन्होंने इस बेस पर अपना एक लॉ क्रिएट किया, और इस लॉ को कहा जाता है हेनरी लॉ। तो इन्होंने क्या कहा, जो मास ऑफ गैस होगी वो डिसॉल्व होगी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, कि कितना प्रेशर ये गैस अपना इस सॉल्यूशन के अंदर लगा रही है। तो इस बेसिस पे इन्होंने एक रिलेशन दिया। दिस रिलेशन इज नोन एज हेनरी रिलेशन। इसमें क्या था कि जो मास ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर ऑफ गैस, जितना वो प्रेशर लगा रही है गैस। तो जैसे ही इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया। दिस कांस्टेंट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड नॉट हेनरी कांस्टेंट। ये आपका हेनरी कांस्टेंट के एच नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई बात हेनरी की, कि हेनरी ने जब इस चीज को स्टडी किया या इस सिचुएशन को जब स्टडी किया तो उन्होंने एक लॉ क्रिएट करके दे दिया। नाउ इस सिचुएशन को फर्दर स्टडी और मॉडिफाइड किया डाल्टन ने। तो डेल्टन क्या कर रहे थे, डेल्टन इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे इसी चीज के ऊपर, और इन्होंने कहा कि भाई जो सॉलिबिलिटी गैस की है वो डिपेंड कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे। वो प्रेशर जो है बाहर से नहीं लगाना है, वो हम क्या करते हैं, गैस के अपने पार्शियल प्रेशर से लगा देते हैं। यानी कि गैस का जो प्रेशर होगा वही आपका सॉलिबिलिटी को डिसाइड कर रहा है। तो इन्होंने कहा जब ये चीज आ गई, तो जैसा कि हेनरी लॉ ने कहा था कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, इन्होंने कहा कि मास की जगह हम क्या करेंगे, मास को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, मोल फ्रैक्शन से। हेनरी ने क्या कहा था, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रहेगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम मास को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये मोल फ्रैक्शन जो होगा इसको इन्होंने कहा कि ये सॉलिबिलिटी कहलाएगी, सॉलिबिलिटी। तो इन्होंने जो एक रिलेशन दिया, दिस रिलेशन इज कॉल्ड डाल्टन रिलेशन। इन्होंने इसको डाल्टन रिलेशन कह दिया। बट ये आइडिया फर्स्ट हेनरी का था, तो उसको क्रेडिट देने के लिए इन्होंने इस कांस्टेंट को, ये जो के डैश है, इसको कन्वर्ट कर दिया हेनरी कांस्टेंट में, और ये हमारा एक न्यू फॉर्मूला जनरेट हो गया। दिस इज कॉल्ड हेनरी डाल्टन मॉडिफाइड लॉ। इसे हम हेनरी लॉ भी पढ़ते हैं, बट ये होता है आपका मॉडिफाइड। तो इसको हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में जब पढ़ते हैं तो प्रेशर जो होता है हमारा वो के एच एक्स के बराबर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। अब ये स्टडी जब कर रहे थे तो इन्होंने एक ग्राफ इंट्रोड्यूस किया जिसमें इन्होंने बताया कि अगर आप पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का बढ़ाते हैं और मोल फ्रैक्शन इस तरह से बढ़ रहा है, तो हर एक पॉइंट पर गैसेस डिसॉल्व ज्यादा हो रही हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे ये प्रेशर रहेगा, ये मोल फ्रैक्शन रहेगा, तो यहाँ पे प्रेशर कम है तो गैस डिसॉल्व भी कम होगी। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो उन्होंने एक ग्राफ फाइंड आउट किया और फाइंड किया कि ये एक लीनियर ग्राफ फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स ये लॉ एप्लीकेबल हो सकता है हमारा। अब ये तो हो गई बात प्रेशर की, कि कौन सा प्रेशर हमारा सॉलिबिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है। नाउ अब ये जो रिलेशन है इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो के एच होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। इसका मतलब दो गैसेस अगर होंगी तो उनका विल हैव डिफरेंट डिफरेंट के एच वैल्यूज। दो गैसेस होंगी तो उनकी डिफरेंट के एच वैल्यूज होंगी। पहला पॉइंट तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कि जो प्रेशर है वो बेसिकली हमारा के एच एक्स के बराबर आ रहा था, तो अगर हम एक्स निकालें यहाँ से तो वो क्या हो जाएगा, पी बाई के एच।
अगर KH वैल्यू ज़्यादा है तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। यहीं पे यही चीज बताई गई है, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। और थर्ड पॉइंट जो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो KH हमारा इंक्रीज होता है, जिसका मतलब जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, जो मोल फ्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगा। यहां से आप चेक कर सकते हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज होती है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ? हेनरी लॉ हाई प्रेशर पे काम नहीं करता, पहली चीज ये है। ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे भी काम नहीं करता। दो लिमिटेशन तो हमारी है। तीसरी लिमिटेशन ये है कि गैस जो है वो सॉल्वेंट के साथ खुद से डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, डिसॉल्व बाय इटसेल्फ। अगर हो रही है तो हेनरी लॉ फेल हो जाएगा। इसका मतलब गैस सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा शो कर रही है, यहां इंटरेक्शन हाई रहेगा। अगर ऐसा है तो हेनरी लॉ फेल होगा। तीसरा पॉइंट ये है। अब चौथा पॉइंट यही है कि गैस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए केमिकली सॉल्वेंट के साथ। ये वही पॉइंट है। तो इसकी चार लिमिटेशंस हम कह सकते हैं कि हमारे हेनरी लॉ की हैं। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो एप्लीकेशन में सबसे पहली आती है कि जो मरीन लाइफ है वो विंटर और समर में आप में कहाँ पर कंफर्टेबल फील करती है। तो अगर मैं दो केस ले लेते हैं, ये विंटर है, ये समर है। तो अगर हम विंटर की बात करें, टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा। इस केस के अंदर होगा क्या कि जब टेम्परेचर लो होगा तो यहां पर टेम्परेचर लो होगा तो KH की वैल्यू लो हो जाएगी, जिसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई हो जाएगी ऑक्सीजन की जो पानी के अंदर डिसॉल्व है। सिमिलरली समर में क्या होगा, टेम्परेचर हाई रहेगा तो KH की वैल्यू भी हाई रहेगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो उस टाइम पर लो हो जाएगी। इस पानी के अंदर अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन डिसॉल्व है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है। तो अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, टेम्परेचर हाई रहेगा तो गैस कम डिसॉल्व होगी। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। नाउ सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन में हम जो कार्बोनेटेड वाटर बॉटल्स होती है उसको ले सकते हैं कि हम प्रेशर लगा करके गैस इसमें डिसॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड एप्लीकेशन है, सिंपल होती है, इसमें कोई इतना बड़ा हेडेक नहीं है, ये सिंपली आप बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो हम ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड देखेंगे, इन डीप सी डाइविंग। यहाँ पर क्या होता है इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। ठीक है, और जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है कि जब हम नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो अगर हम एयर की बात करें, सबसे पहले यहां समझ लेते हैं, एयर के अंदर सबसे मैक्सिमम कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, जब हम नीचे जाएंगे तो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन यानी एयर है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी क्या, नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन मिक्स हो जाएगी तब तक तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हम वापस आएंगे, तो जब हम वापस आएंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, प्रेशर रिलीज होगा। जब प्रेशर रिलीज होगा तो वहां पर नाइट्रोजन उस ब्लड में से बाहर आएगी, तो वो बबल की फॉर्म में बाहर आती है। ये बबल क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं ब्लड फ्लो को, जो अफेक्ट करता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व को। ठीक है, दीज बबल कैन इवन बर्स्ट द कैपिलरी और ब्लॉक देम एंड स्टॉप द टिश्यू ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के उन टिश्यूज को कमी करवा देंगे, जिससे कि आपको थकान महसूस होगी या हो सकता है आपको कार्डियक अरेस्ट भी पड़ जाए। तो उससे बचने के लिए, और हाँ, इसको कहते हैं हम बैंड्स। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, इसके अंदर 11.7% हीलियम को मिक्स कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि इसकी लोअर सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में, ठीक है, और इसका एटम का साइज छोटा होता है, तो ये बहुत आसानी से सेल से पास हो सकते हैं उनको बिना नुकसान किए हुए। तो ये थर्ड एप्लीकेशन हो गई कि हम हेनरी लॉ को डीप सी डाइविंग में कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ चौथी एप्लीकेशन जो है वो है हाई एल्टीट्यूड पर। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन लेस मिक्स होगी ब्लड में, तो टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारा ब्रेन फंक्शन कम करता है। इस कंडीशन में होगा क्या कि हम थिंक नहीं कर पाते सही से, क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा है सही से। तो बहुत से लोगों को क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत से लोगों को क्या होता है, ऊपर जाकर के चक्कर आते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है एनॉक्सिया। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हेनरी लॉ बेसिकली है क्या, और इसमें सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट क्या है, कैसे हम सॉल्युबिलिटी को स्टडी कर सकते हैं हेनरी लॉ में, और हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस वगैरह को समझ करके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आगे हम बात करेंगे रोल्स लॉ के बारे में और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।